BSTC फर्स्ट ईयर पेपर है आपका सूचना संप्रेषण तकनीकी। कल मैंने आपको पढ़ाई थी वर्चुअल कक्षा कक्ष का अर्थ या अभिप्राय। आज मैं पढ़ाऊंगी वर्चुअल कक्षा कक्ष के उद्देश्य। सबसे पहले वर्चुअल कक्षा कक्ष वह कक्षा कक्ष जिसमें हम इंटरनेट या नेटवर्किंग के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं और हम आसानी से किसी भी जगह पे कुछ भी कोई कार्य चल रहा है या कोई शिक्षा से रिलेटेड हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हम उस चीज़ का प्रयोग या हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपस में फिर देख कर उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि ये वर्चुअल कक्षा कक्ष मैंने कल में भी बताई थी, महंगी है। पावर अगर लाइट नहीं चली जाती है तो हम इसका प्रयोग करने से वो हो जाते हैं कि बंद हो जाते हैं हमारे सारे सिस्टम, तो इस कारण से भी हमें दिक्कत आती है। लगातार कंटिन्यूशन में हम उस चीज़ को नहीं रख सकते हैं। फिर थोड़ी सी खर्चीली पद्धति होती है वर्चुअल कक्षा कक्ष की, क्योंकि हर कोई इसको क्या नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये इसी तरीके से वर्चुअल कक्षा कक्ष के मैंने कल आपको लाभ भी बताए थे और हानियाँ भी बताई, कमियाँ भी बताई थी और इसका अर्थ भी बताया था कि वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या होता है। आज है वर्चुअल कक्षा कक्ष के उद्देश्य। वर्चुअल कक्षा कक्ष का उद्देश्य, पहला ये उद्देश्य है कि छात्र और शिक्षक व शिक्षक समान रूप से निर्देशन की पहुंच में आ जाएं, समान पहुंच में आ जाएं और निर्धारित समय पर निर्देशन पाठ को ग्रहण करें। मतलब जहाँ पर ये शिक्षक और छात्र दोनों ही सुनिश्चित करें, समय निश्चित करें सबसे पहले तो कि इस समय पर क्लास चलेगी और समय पर आपको क्लास में अटेंड होना ही होना है। क्योंकि क्या दिक्कत आएगी, अगर सपोज मान लो हमारे पास छात्र है, छात्र के पास में नेटवर्क की सुविधा या इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन शिक्षक के पास में उस समय नहीं है, शिक्षक के पास में है, छात्र के पास में नहीं है, या दोनों के बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या होगा, ना शिक्षक का निर्देशन चलेगा ना छात्र का निर्देशन चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। इसलिए पहले तो ये सुनिश्चित करना है कि छात्र और शिक्षक समान रूप से निर्देशन की पहुंच में है या नहीं है, कि हम इंटरनेट या नेटवर्क या जो हमारे हम ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें हम हैं या नहीं, हमारे वो नेटवर्क से हम कनेक्टेड पूरे प्रॉपर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, हमारे आवाज़ सही आ रही है, हमें पिक्चर सही दिख रही है या नहीं दिख पा रही है। और निर्धारित समय पर निर्देशन पाठ को ग्रहण करें और जो समय सुनिश्चित करा गया उसी समय को सुनिश्चित करके उस पाठ को हम पढ़ें और उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। तो वो तो उस टाइम पे तो क्या होएगा, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी ने भी, दोनों में से किसी ने भी उस समय का ध्यान नहीं दिया या हम ये कह सकते हैं नेटवर्क का ध्यान नहीं दिया, तो दोनों में से ही किसी न किसी एक का निर्देशन नहीं हो पाएगा। फिर है दूसरा उद्देश्य, छात्रों के अधिगम और विषय वस्तु का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त पुनर्बलन के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। क्या कराए जाए, छात्रों को अधिगम और विषय वस्तु का मूल्यांकन, मतलब जब छात्र सीख रहा है जो विषय वस्तु है
उसका मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त पुनर्वलन के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन सिस्टम से भी पढ़ा रहे हैं तो छात्र को हम पुनर्वलन के अवसर उपलब्ध नहीं कराएं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करनी चाहिए अपनी विषय वस्तु से रिलेटेड, जिससे हम छात्र का मूल्यांकन कर सकें, टेस्ट ले सकें, या पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी के माध्यम से उनसे हम उसी विषय से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकें। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हम छात्र को, हमें भी पता पड़ता है कि छात्र ने कितना सीखा, और छात्र स्वयं भी अपना मूल्यांकन करता है, और उससे हम क्या करते हैं, उसे हमें पुनर्वलन देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उससे सीखने की कोशिश भी करेगा। फिर तीसरा है सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी, सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी साथ उपलब्ध कराई जाए। दोनों ही प्रयोग क्या होनी चाहिए, साथ साथ में उपलब्ध करानी चाहिए। सैद्धांतिक भी और प्रायोगिक भी जितनी भी जानकारियाँ हैं हमें बालकों को एक साथ करानी चाहिए, जिससे बालक उस चीज़ को समझ सके। फिर है फोर्थ पॉइंट, छात्र और छात्र शिक्षक संवाद की व्यवस्था कक्षा कक्ष के अंदर व बाहर, कक्षा कक्ष के अंदर व बाहर दोनों स्थानों पर होनी अपेक्षित है। कि दोनों ही स्थानों पर क्या होनी चाहिए, या तो छात्र हैं आपस में, जो स्टूडेंट्स हैं वो बात कर सकें, या फिर छात्र और शिक्षक हैं कि शिक्षक और छात्र भी आपस में संवाद कर सके। ऐसी व्यवस्था या तो कक्षा कक्ष में होनी चाहिए, और कक्षा कक्ष के मतलब दोनों जगह होनी चाहिए, कक्षा कक्ष के अंदर भी होनी चाहिए और बाहर भी होनी चाहिए, दोनों स्थानों पर अपेक्षित होनी चाहिए। जिससे छात्र, हो सकता है कभी कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि सभी के सामने वो कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है बोलने करने में। तो जब नहीं पूछ पाते तो वो छात्र क्या करें, बस शिक्षक से अकेले में जाकर हम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो इसलिए कुछ छात्र बाहर पूछ सकते हैं, कुछ छात्र सभी के बीच में पूछ सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही जगह पर क्या होनी चाहिए, संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही छात्र की समस्या का भी पता लगता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें आपका, तभी तो उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जो विषय वस्तु अध्यापक पढ़ा रहे तो अध्यापक को भी पता पड़ेगा कि इस स्टूडेंट को आई है और इस स्टूडेंट को नहीं आई है। और लास्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, शिक्षा में नई तकनीकी के उपयोग में होना अनिवार्य है। छात्र ज्ञानवर्धन करके सीखना जैसी प्रवृत्ति को विकसित
विकसित करना, वार्तालाप, वाद विवाद, वाद विवाद, सूचना और ज्ञानोपार्जन, सामाजिक सरोकारों का सत्सर्ग संभव बनाने हेतु वर्चुअल कक्ष का यथोचित उपयोग करना। शिक्षा में नई तकनीकी का उपयोग करना, कि हमें नई तकनीकी का उपयोग करना आना चाहिए, चाहे कितनी भी कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। एजुकेशन के अंतर्गत वो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है वर्तमान समय में। और ज्ञानवर्धन करके सीखना जैसी प्रवृत्ति को विकसित करना, वार्तालाप, वाद विवाद, सूचना और ज्ञानोपार्जन, सामाजिक सरोकारों का सत्सर्ग संभव बनाने हेतु वर्चुअल कक्ष का यथोचित उपयोग करना चाहिए। कि कभी कभी हमें ऐसी कक्ष का भी उपयोग करके इसके माध्यम से भी बालकों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य प्रश्न, वर्चुअल कक्ष के उद्देश्य कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपका घर कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।